जय हिंद दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव और आज आपके साथ बात करूंगी राजनीति की, भारत के युवाओं की हिस्सेदारी राजनीति में क्या है उसके बारे में, और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट निशांत शेखर मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं विधानसभा लखनऊ से। तो सबसे पहले निशांत सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेक्स शॉर्ट्स पे। तो सर, इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि क्या यंग पॉपुलेशन, जो युवा हैं भारत के, क्या उन्हें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, सबसे पहले ये हो गया है कि आज के समय में हम पॉलिटिक्स में युवा किसको देख रहे हैं। अगर कोई 43 इयर्स में 43 साल में विधायक बन जाता है तो उसको हम युवा राजनीतिक व्यक्ति बताते हैं। और वहीं जब आर्मी की बात आती है, जॉब्स की बात आती है, तो युवा का मायना बदल जाता है और फिर वहां पे 18 साल के ऊपर 24 साल 25 साल का व्यक्ति एक युवा होता है। उसका रीजन ये है कि बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की इस पॉलिटिकल अवसर को बहुत देर में पहचान पाती है या बहुत देर में उसका एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है। इसलिए भी जरूरी है कि युवा इसमें एंटर करें। युवा जब इसमें आएंगे तभी बदलाव आ सकेगा। आज आप इतने सारे इनोवेशंस देख रही हैं, आप इतने सारी चीजें देखती हैं, जो नई नई चीजें इन्वेंट होती हैं, डिस्कवर होती है, वो युवा ही करते हैं। युवा सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं कि अप्रेंटिसशिप करें, कहीं पे जाकर के कहीं पे एक्सपीरियंसेस गेन करें। पॉलिटिक्स फॉर मी इट्स नॉट जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और आप उसी के थ्रू यू कैन ब्रिंग चेंजेस व्हाट यू वांट टू सी। हम ऐसे ही ड्राइंग रूम्स में बैठ करके गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं। वी वांट गवर्नमेंट जॉब्स बट वी डू नॉट वांट टू बिकम गवर्नमेंट, राइट? यही फर्क हो जाता है कि जब हम गवर्नमेंट बनना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, जब हम गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं वो एक अलग चीज है। तो उसी चीज को हमें देखना पड़ेगा कि अगर आज वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, then who is responsible? The government is responsible, right? So if tomorrow you think, you aspire that there are no government jobs, तो आप खुद आकर के पॉलिटिक्स में उस चीज को बदल सकते हैं। सर एब्सोल्युटली करेक्ट। और सर एक चीज और है कि जब मैं पार्टिसिपेशन की बात करती हूँ यूथ की पॉलिटिक्स में, तो सर उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो है करियर ऑप्शन का। जैसे कि अगर जनरली देखा जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यंग एस्पिरेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट होता है, इस वजह से उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर उनके पेरेंट्स उनको वहां पे मना कर देते हैं कि ये समय है, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तुम कहाँ पॉलिटिकल फील्ड में जा रहे हो या तुम कहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा? क्या पॉलिटिक्स में कोई करियर है ही नहीं? इसके लिए अगर आप प्री इंडिपेंडेंस एरा को भी देखें तो अमर शहीद सरदार भगत सिंह, जब उन्होंने भी एक पॉलिटिकल रास्ता ही अपनाया। रेवोल्यूशन लाना वाज नॉट दैट इजी। रेवोल्यूशन लाने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, HRA, जिसका बाद में कन्वर्जन हुआ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1925 में जब पहली बार मैनिफेस्टो जारी किया गया HSRA के द्वारा, तो भी सरदार भगत सिंह रिबेल करके ही अपने परिवार से इस देश की भलाई, इस देश की प्रगति और इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके ही आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये धारणा तब से है जब हमारा देश गुलाम था कि आप राजनीति में जाओगे, बहुत इनसिक्योरिटी है, यू कैन लूज योर लाइफ, यू कैन लूज एवरीथिंग। और ये बात सच भी है। हम अलग अलग करियर ऑप्शंस देखते हैं। पॉलिटिक्स को आप एज अ करियर देखने के बजाय आप एक उसको चेंज मेकर के तौर पे आप देख सकते हैं। अनडाउटेडली अगर कल को आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत प्लस अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत एक रिप्रेजेंटेटिव को इतनी सुविधाएं मिलती है कि उसको कोई और चीज जिंदगी में करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ जन सेवा कर सकता है। और यदि आप किसी एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी आप लिमिटेड है। आप एक एरिया में लिमिटेड हो सकते हैं, आप फंड से लिमिटेड हो सकते हैं,
हो सकता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी हो, लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म पे ना जा पा रही हो। और एक यही एक लौता ऐसा करियर है, पॉलिटिकल करियर, जो आपको इंडिपेंडेंस देता है, जो फ्रीडम देता है अनलिमिटेड की। जी अब जहां पे आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पे अनलिमिटेड रिस्क तो होगा ही होगा। बिल्कुल। राइट, तो इसमें आपको ये नहीं सोच सकते दैट इफ यू आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स यू आर कमिंग टू अर्न मनी, यू आर कमिंग टू अर्न फेम। अगर आप सच्चे दिल से लोगों के बीच में जा करके काम करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही सेकेंडरी हो जाती है। आप खुद बिल्कुल ही सर। सोचिए, मैं जैसे रेगुलरली जाता रहता हूँ, टायर टूटा हुआ है तब भी मैं जाता रहता हूँ लोगों के बीच में। जब उनके साथ बैठता हूँ, उनकी दिक्कतें सुनता हूँ, तो इतने से ही उनका मन हल्का हो जाता है। जी अगर उनकी दिक्कतों पे कल मैं अगर कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सका, कल को अगर मैं किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सका, तो अगर सिर्फ उनकी तकलीफ सुनने से उनका दर्द आधा हो जाता है, तो उनको इलाज देने से उनका कितना ज्यादा मैं भला कर सकता हूँ। तो बहुत एक अपॉर्चुनिटी है इसमें। ये भी बिल्कुल बात सही है कि आप किसी ना किसी कॉन्स्टिट्युएंसी से ही इलेक्शन लड़ करके किसी एक पर्टिकुलर लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए ही आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लेकिन स्टिल आप एटलीस्ट उस कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए, उतनी पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक चीज और है, क्योंकि लेग शॉट के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि वो जो यूथ है, वो जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं जो चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ जनरल कंफ्यूजन्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और मैं उस पर आपका क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। वो ये है कि कहीं ना कहीं क्या लोगों के दिमाग में एक पॉइंट है कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड कि पॉलिटिक्स में आने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए यू शुड हैव अ बैकग्राउंड, आपके पास एक तगड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए या तो आपकी फैमिली का कोई ऑलरेडी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तो क्या ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन, ये क्या ये रियलिटी है? फाइन, आप जो बात कर रही है उसी का भी बहुत ही हाल में किस्सा आया था, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। जी ठीक, तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो इट इज अ हार्श रियलिटी कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आज आगे हैं। जी लेकिन वर्तमान समय में अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को भी देखेंगी तो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। जी 3 दफे लगातार ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। राइट, फर्स्ट टाइम उन्होंने सरकार बनाई, जी 49 दिन में त्याग दे दिया, क्योंकि उनके अगेंस्ट में लोगों का वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं आ रहा था। जी सेकेंड टाइम 67 सीट्स आउट ऑफ 70, मतलब 90% से भी ज्यादा आपको सीट्स मिली। अभी फिर से हम लोग जब इलेक्शन जीते हैं तो 62 सीट्स हमारे दिल्ली में है। जी कोई कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के तो कितने सारे ऐसे एमएलएज हैं, एमपीज हैं जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो ये एक धारणा है जिसको खुद ही तोड़ा गया है केजरीवाल जी के द्वारा। दूसरी चीज, जो एक शब्द आपने यूज किया कि कुछ बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो देखिए ये बच्चों की चीज है ही नहीं। सच्चाई तो ये है, इसमें पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। और वो पागलपन नहीं जो बच्चों में होता है, एक मैच्योर पागलपन चाहिए जिसमें कि आपको वो अपना विजन दिखाई दे, सपना दिखाई दे कि मुझे ऐसा देश चाहिए, जी मुझे अपने क्षेत्र में ये सुविधाएं चाहिए, मुझे चाहिए कि कल को कोई ऑक्सीजन से ना मरे। राइट, तभी जा करके जब वो जुनून, वो पागलपन एक मैच्योर बच्चे में आएगा ना, तो अपने आप उसको बैकग्राउंड, पैसा, सोशल मीडिया, फेम, ये चीजें सेकेंडरी हो जाती है। क्योंकि जब बैलेट पेपर पड़ता है या ईवीएम में जब बटन दबता है, तो वो किसान भी होता है, वो गांव का आदमी भी होता है, वो क्षेत्रीय मतलब रूरल एरिया का भी होता है, वो ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ चाय पे ही चर्चा कर रहे हैं बेचारे, और डायबिटीज के शिकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक फैक्टर को लेकर के यू कैन नॉट क्विट दिस करियर और यू कैन नॉट कम इनटू दिस करियर। बहुत हजारों फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और तभी यू कैन स्टार्ट योर पॉलिटिकल करियर। ये भी है कि आपको कई दफा होता है कि 10 साल 20 साल आपको काम करना पड़ेगा, तब जा करके आपका करियर स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन ये भी देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जी 1977 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स निकल के आए जो बहुत ही ज्यादा यंग थे। लालू प्रसाद यादव वाज द यंगेस्ट एमएलए आई थिंक इन इंडिया। राइट, तो वो कोई भी चीज नहीं है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको रोक सकती है। और फिर अगर आपके पास कोई सपना है और सपना सच्चा है, तो कैसे कोई रोक सकता है?
और सर बिल्कुल सही आपके शब्द रहे। और सर क्योंकि हम जुनून की, पागलपन की, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मैं मानती हूँ, ये हम सबका मुझे लगता है मानना होगा कि जब सामने एक एग्जाम्पल होता है, जब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो मोटिवेशन शायद 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपसे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? आप सोशली कब से एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं, और आपकी जर्नी आम आदमी पार्टी में कैसी रही है और कैसी चल रही है? अच्छा, देखिए ये तो बहुत ही एक लंबी कहानी है। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं सोशली एक्टिव कब हो गया। कोई पर्पस नहीं था। किसी की जी सेवा करना आपकी फितरत होती है, जी। राइट। मैं, कोई भी इंसान दुखी है तो मैं इस आशय से नहीं कि मैं कोई टैग लिया हूँ सोशल बिल्कुल वर्कर का बिल्कुल या सोशली एक्टिव हूँ तो ही मैं उसके आंसू पोंछूंगा, बिल्कुल। है ना। मैं, वो फितरत है मेरी। वो अंदर, मेरे अंदर वो पर्सनालिटी डेवलप होती चली गई। अगर मैं एक का आंसू पोंछा, वो खुश हो गया, तो मुझे लगा कि मेरे इतने से काम से अगर एक इंसान खुश हो रहा है तो वो 100 लोग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, और भारत में तो सैकड़ों करोड़ लोग हैं। बिल्कुल तो इतने सारे लोगों के लिए मैं सेवा कर सकता हूँ। अब उसके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। मैं, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में दिया कि मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के नाते मैंने काफी सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की। कितने सारे मामलों को मैं ऐसे फ्री में लड़ लेता हूँ। स्टूडेंट्स के मामले होते हैं तो मैं उनसे फीस नहीं लेता हूँ, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई भी फोरम हो। इस तरीके से मैं उनकी सेवा कर लेता हूँ। समाज सेवा की बात करें तो पौधा लगाने से लेकर के रोजगार दिलाने तक, घर बनवाने तक, हर तरीके से जो भी स्तर पे हो सकता था वो शुरू से ही करता चला आया। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है कि मैं आज से एकदम मैं कोई बिल्ला लेके घूम रहा हूँ कि मैं सोशली एक्टिव हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे अगर आप इसको पूछेंगे तो सन 2010 से जब मैं 12th क्लियर कर गया, जी। 12th पास आउट हो गया, तो फिर लॉ कर रहा था। अब लॉ मैं पढ़ूं कि अप्लाई करूं, तो मैंने सोचा कि मैं अप्लाई ज्यादा करूं, पढ़ूंगा कम। तो क्या मैं बात है! 2010 में जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया तो 2010 में मैं लॉ अप्लाई ही करना शुरू कर दिया। पढ़ता तो था ही, तो अप्लाई करना मैंने शुरू कर दिया। उसी वक्त मैंने राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरह के काफी सारे ऐसे राइट्स के बारे में डिस्कशन किया अलग अलग फोरम्स पे, जो उस वक्त लोगों को पता भी नहीं था, और लोगों को अवेयर किया। फिर वो बूढ़ी हो उसको विधवा पेंशन दिलाना हो गया, बच्चा हो उसको कोई दवा टीका कराना हो गया, बेघर है उसको सरकारी आवास दिलाना हो गया, कोई बीमार है उसको सरकारी दवा कराना हो गया। ये सारे छोटे छोटे कदम थे जो मुझे इस तरफ खुद ही अपने आप ले गए। जी और फिर जब मैं ये सारी चीजें कर ही रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कब तक एक एक लोगों की सेवा करूंगा। मैं व्यवस्था क्यों ना बना दूं। मैं बिल्कुल आज हूँ कल नहीं रहूंगा, कल मेरी यादें रह जाएंगी, तो कम से कम मेरे बाद मुझे लोग याद तो करेंगे कि यार वो एक बंदा था जिसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि वो जैसे हंसाना चाहता था दूसरे को, वैसे ही लोग आज भी हंसते हैं। तो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस व्यवस्था को अब बनाने के लिए मैं खुद पॉलिटिक्स में आया। और मेरे लिए मुझे सबसे जो अच्छी पार्टी लगी वो आम आदमी पार्टी थी। यंग पार्टी है, इनोवेटिव है, और रेवोल्यूशनरी पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि करप्शन नहीं, जी। मौका मिलता है, युवाओं को मौका मिल रहा है। लखनऊ की कमेटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सैकड़ों युवा कार्यकर्ता ही हैं जो निस्वार्थ रूप से जमीन पे उतर के कोविड के समय में भी लोगों को जागरूक किए। मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, दूरी बना करके रखो। सरकारें वहां से मन की बातें कर देती हैं दिल्ली में बैठ करके, लेकिन असल में जमीन पे किसी के मन के अंदर क्या है ये जानकारी अभी वर्तमान सरकारों को नहीं है। और उस समय हमारे कार्यकर्ता जा जा करके गलियों में, घरों पे घंटी बजा बजा करके पूछते थे कि कोई जरूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें इंस्पायर की, मुझे मोटिवेट की कि ये तो मेरे जैसे लोग हैं। तो आप वहीं जाते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। तो जी ये दिस वाज द बेस्ट पार्टी आई कुड हैव एवर चोजन। और अभी जैसे मैं, आपने बोला कि मैं मध्य विधानसभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ये भी इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इन्होंने युवा को मौका दिया। बिल्कुल। और अभी तक का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है और आगे भी जाएगा। मैं तो बहुत ही पूरी तरीके से एकदम जोरों शोरों से लगा हुआ हूँ कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में भी आए
और जो फ्री बिजली, फ्री पानी की सुविधाएं मिली हैं दिल्ली में लोगों को, वो यहाँ पर भी मिल रहे। आपने देखा होगा कि चाहे वो लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, कोई भी जिला हो, वहाँ पे लोग कटिया मार करके बिजली चोरी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता और फिर बिजली का बिल नहीं पे कर पाते। लेकिन 150-200 यूनिट अगर बिजली का बिल फ्री हो जाए तो कोई कटिया क्यों मारेगा? चोरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर मेडिसिन फ्री हो जाएगी, इलाज फ्री हो जाएगा, तो लोग दर दर भटकेंगे नहीं। अगर यूपी जहाँ पे 75 जिले हैं, 80 लोकसभा सांसद यहाँ से हैं, 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ पे, अगर 80 नहीं हम कह रहे फिर भी 60-65 हॉस्पिटल्स अगर अच्छे ढंग के बन जाएं हर जिले में, एक एक हॉस्पिटल हर जिले में अगर हो, तो बाराबंकी से, गोरखपुर से, बस्ती से, बलिया से आदमी को लखनऊ लेकर के नहीं आना पड़ेगा कि लखनऊ में SGPGI है। वो बस एक छोटा सा यही सपना है, कि छोटा सा सपना है। जो व्यवस्था बना सकती है वो यही सरकार है, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल इंटेंट है जो कई पार्टीज में नहीं। आप आते हैं कई तरह कुछ लोग किसी पर्टिकुलर समूह समुदाय के लिए काम करते हैं और फिर कहीं विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए हम आम आदमी पार्टी हैं, हम बने ही हैं आम आदमी के लिए। बिल्कुल सर। सर लास्ट में मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे देश के युवाओं को, इस कंट्री की यूथ को क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? वो शायद जिन्होंने सोचा हो कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाऊंगा, या मेरा इंटरेस्ट है, मैं सोशली एक्टिव हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, बट किसी ना किसी बैरियर की वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, या वो अपने इंटरेस्ट को फिर उस हिसाब से दबा लेते हैं और किसी और फील्ड को ऑप्ट कर लेते हैं एज अ करियर ऑप्शन। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि नहीं, यू कैन कम इनटू पॉलिटिक्स, यू कैन वर्क फॉर द कंट्री। और पॉलिटिक्स जो कि कहते हैं, जो कि जैसे एक पिक्चर हमारे सामने परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि बहुत ही, मैं कोट करूं अगर तो गंदी फील्ड है, इसमें गए तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि माता पिता पहले ही रोक देते कि क्यों पॉलिटिक्स में जा रहे हो, तुम अपने करियर पे फोकस करो। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेनली अपनी बात को अगर इन शॉर्ट बोलूं तो एक युवा का दूसरे बाकी देश की बाकी युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा? आपने 2-3 चीजें पूछी हैं, एक एक करके अगर मैं बताऊं। मैसेज में पहले अगर देना चाहूं कोई, तो मैसेज यही है कि कल को आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप दूसरों को मैसेज दे सकें। क्या बात? यही यही पॉलिटिक्स है। आज मैं हूं, आज आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं। कल को कोई और होगा, आप वहां नहीं होंगी, कोई और बैठा होगा, मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मेरी जगह कोई और बैठा होगा, वो भी मैसेज दे रहा होगा। लेकिन वो व्यक्ति वही होगा जो बदलाव चाहता होगा और बदलाव कर रहा होगा। तो सिंपल सा मैसेज मेरा यही है कि कल आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि आप मैसेज दे पाएं। आपके जो शब्द हों उससे हजारों लाखों लोग इफेक्ट हों, इन्फ्लुएंस हों और चेंज लाएं। दूसरा जो आपने बोला कि कई दफा होता है कि उन लोगों के लिए जो अपने फैमिली बैकग्राउंड या किसी भी अदर रीजन की वजह से या इस वजह से वो एंटर नहीं कर पाते हैं पॉलिटिक्स में। तो देखिए, गंदगी तो हर जगह है, सफाई हर जगह है। अगर एक गांधी ना पैदा होता इस देश में तो शायद हम आजाद होने का सपना ना देख पाते। गांधी जी के मूवमेंट से ही इंस्पायर होकर के भगत सिंह खेतों में बंदूक बोते थे कि हम बंदूक चला करके अंग्रेजों को भगा देंगे। तो उसी तरीके से जितने भी युवा यहाँ पर हैं जो जिनको कोई ना कोई रोक रहा है, अब गुलामी भी एक गंदी चीज थी पर हम उसमें थे, लेकिन उस अंधकार में अगर हम द्वीप ना बनते, दिया ना बनते, तो फिर हम आज आजाद भी ना होते। इस गंदगी को साफ करने का बीड़ा कोई तो उठाएगा। और गंदगी नहीं है, गंदगी ये है कि हम गलत इंसान को वोट दे देते हैं। आज अगर पेट्रोल 100 रुपए पार है, सरसों का तेल 200 रुपए पार है, तो ये मैंने जो 5 साल पहले वोट दबाया था ना, ये उसकी देन है। हमें एज अ वोटर ये सोचना होगा कि हमारे लिए सोच कौन रहा है। सिर्फ हम इमोशनल हो करके कि कोई इंसान आता है और रोने लग जाता है टीवी पे, सिर्फ ये देख करके हमें, देखिए हम कोई रियलिटी शो में ऑडिशन नहीं चल रहा था कि मोबाइल उठाया, 4 बटन दबाए और वोट दे दिया। आप देश के लिए वोटिंग करते हो, आप किसी रियलिटी शो ऑडिशंस में वोटिंग नहीं कर रहे।
तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वोटर्स जागरूक हों। पॉलिटिक्स में आने का यही बहुत अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्टली अगर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे तो यू गो इनटू द वोटर्स, टॉक टू देम, टेल देम अबाउट द मैनिफेस्टो कि मैनिफेस्टो होता क्या है। घोषणा पत्र के बारे में ही आजकल के युवाओं को नहीं पता है, जी क्योंकि सरकारें चाहती ही नहीं है। आज जैसे मैंने बात की 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 जी लीटर पानी फ्री, जी ये चीजें घोषणा पत्र का हिस्सा होती है। जी तो ये इन सारी चीजों को लेकर के भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने आसपास की सोसाइटी। जी सर बिल्कुल। और सर अगर मैं बात करूं आपका क्या मतलब, जैसे आपने मैनिफेस्टो की बात करी है, मैं जानना चाहती हूँ आपके क्या मैनिफेस्टो में अगर आपका हम देखें तो क्या की पॉइंट्स होंगे जिनको आप कंसिडर करना चाहेंगे। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया है बिजली और पानी के बारे में, बट मैं और चीजें और सेक्टर्स देख सुनना चाहूंगी, जानना चाहूंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनमें आपने सोच के रखा है कि इसमें तो मुझे डेवलपमेंट करना ही करना है, इसमें डेवलपमेंट लाना ही लाना है। आप मेरा पर्टिकुलर पूछ रही हैं या फिर पार्टी का? सर मैं आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी बीइंग अ यूथ ऑफ द कंट्री, और मैं आपकी पार्टी का भी पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो बेसिक 8 चीजें हैं जिनमें मैं रिफॉर्म्स लाना चाहता हूं। सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, एनवायरमेंटल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड कल्चरल रिफॉर्म। ये 8 ऐसे रिफॉर्म्स हैं कि अगर ये हो जाते हैं तो देश में शायद कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ना पड़े। आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, जी और जब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 को तो उसमें एक टर्म आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट जी गिवन बाय एवी डाइसी। जी तो उसका मतलब ही यही है कि रिटन लॉ की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अपने अंदर इतना ज्यादा लॉ को समाहित कर चुके हैं कि हमें किसी रिटन लॉ की जरूरत ही नहीं है। जी और ये 8 रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको अगर हम अपने सोसाइटी में, अपने पॉलिटिक्स में, अपने इलेक्टोरल फील्ड में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में, कल्चर में और इंस्टीट्यूट्स में इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो हम एक शायद आइडियल स्टेट बन जाएं जो पॉलिटिकल थिंकर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जी इसी तर्ज पे मुझे दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी ये चीजें कर सकती है, इसीलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। और देखिए होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा विजन है। जी इस विजन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। जी जैसे हम एम्बुलेंस दौड़ाएंगे, अब जी एम्बुलेंस दौड़ाने के पीछे का विजन है कि सब लोगों को एक्सेसिबल हो हेल्थ फैसिलिटी, जी ठीक। पर अगर हम मैनिफेस्टो में ये डाल दें कि हम चाहते हैं कि सबको स्वास्थ्य और चिकित्सा मिले, प्राप्त हो, तो ये एक सपना दिखाई लगता है। लेकिन जी अगर हम कहते हैं कि हम 5,000 एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ाएंगे तो उस सपने को साकार तो एम्बुलेंस ही करेंगे। जी बिल्कुल और लोगों तक ये मैनिफेस्टो पहुंचाना एक पॉलिटिकली आसान हो जाता है कि हम सच में क्या कर सकते हैं। चिकित्सा घर घर पहुंचाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हर घर में डॉक्टर्स लगा दिए। ऑब्वियसली बिल्कुल इंस्टीट्यूशन बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं उसके लिए। अब बिल्कुल। आपको बताऊं, लखनऊ में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं हम्म, जहाँ पे एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती, एकदम पतली पतली सकरी गलियां हैं। वहां जी पे हम हो सकता है आगे चल करके बाइक एम्बुलेंसेस का यूज करें, ऑटो एम्बुलेंस का यूज करें। तो इस जी तरीके से काफी सारे इनोवेशन हैं जो इस पार्टी के अंदर है, और इस पार्टी के माध्यम से हम दिखा सकते हैं जमीनी स्तर पे कि हाँ ये चीजें मुमकिन है, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी दिल्ली में करके दिखा चुके जी सर, मतलब कि आपने ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो दिल्ली में सेट कर दिया है वो आप हर जगह पे, मैं कहती हूँ अगर हम यूपी की बात करें तो वो यूपी में भी आ सकता है। और सर हैं। अगर मैं एग्जैक्टली बात कर, जी, और अगर मैं बात करूँ इस महामारी के समय की, इस कोविड के टाइम की, तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि आप सोशली इतने एक्टिव रहते हैं। तो मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट जानना चाहूंगी कि आप इस दौरान कैसे एक्टिव रहे हैं, या आप अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और लोगों की कैसे सहायता कर रहे हैं। जो सबसे मेजर स्टेप मैंने इस पैंडेमिक में लिया, या पैंडेमिक के पहले से मैंने स्टार्ट किया था, वो था फ्री फूड का, कि मैं लोगों को फ्री में फूड प्रोवाइड करा रहा था। और अभी तक 73,000 के ऊपर लोग हो चुके हैं जिन्हें फ्री में मैं अपने स्तर पे इंडिविजुअली खाना खिला चुका हूँ। इसके अलावा जब ऑक्सीजन का इतना हुआ कि ऑक्सीजन की क्राइसिस है, जी और जो पोल्यूशन लेवल था वो जी पूरे भारत में पोल्यूशन लेवल एकाएक गिर गया था लॉकडाउन की वजह से। जी लेकिन ये चीज मुझे कंफर्म थी, और जितने भी वेदर फोरकास्ट और पोल्यूशन फोरकास्ट और जो पोल्यूशन बोर्ड्स हैं वो पहले से ही ये
एक चीज बता रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से वो पॉल्यूशन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने लार्ज स्केल पे प्लांटेशन स्टार्ट किया और अभी तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि एक साल में हम लोग 10 लाख पौधे लगाएं। ऑलरेडी हम लोग 5,000 से ऊपर पौधे लगा चुके हैं। कुछ कॉरपोरेट्स भी हैं जो 2,000-3,000 पौधे अपने लेवल पर हम लोगों को डोनेट करने को भी रेडी हैं। प्लस जिस तरीके से सदस्यता अभियान हम लोगों का शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे रोज रोज सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों में, वहां पे भी मेरी कोशिश है कि हम एटलीस्ट हर वार्ड में, अब मैं चूंकि मध्य विधानसभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये सोचना है, मैं ये प्लान आउट कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट हर विधानसभा में 50-100 पौधे मैं वहां पे लगवाऊं, उनकी देख रेख हो सके ताकि एक कम्युनिटी वेलफेयर हो सके। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, प्लस इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई कराना हो गया, मेडिसिन प्रोवाइड कराना हो गया, बेड्स दिलवाना हो गया, और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, मैं तो हैदराबाद तक बेड्स प्रोवाइड कराया हूँ, दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे किसी को भी जानकारी मिलती थी कि निशांत मिश्रा इस तरह की हेल्प कर रहे हैं, तो वो अपने आप अप्रोच करते थे। और उनको मुझे भी कोविड हो गया था उस वक्त, मैं बेड पे लेटे लेटे ही मैं रात को 1 बजे तक 2 बजे तक जग करके मैं लोगों की हेल्प करता था। खुद की भी सांस फूलती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी फूलती है, खुद की सांस फूलती थी, लेकिन दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहता था, दवाई प्रोवाइड कराता था, इंजेक्शन प्रोवाइड कराता था, बेड्स प्रोवाइड कराता था। तो इस तरीके से मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जो आपने पूछा, तो कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे इस तरीके से मैं एक्टिव था। और सर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जिसके आप मेंबर हैं, जिसके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोग अभी हाल फिलहाल में इस पैंडेमिक के टाइम पे कैसे ऑपरेट करें, या फिर क्या कर रहे हैं स्पेशली इस पैंडेमिक में लोगों की हेल्प करने के लिए, या आपकी क्या स्कीम्स हैं जो आगे आने वाली, या क्या प्रोग्राम्स हैं, मैं उनके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, उनके बारे में उन्हें जानकारी दिलाना चाहूंगी। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये इसका आंसर इतना बड़ा है कि इसके लिए तो 2-3 एपिसोड्स लग जाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने वाकई में काम किया है। दिल्ली में आपने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, अभी आरोप लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि दिल्ली में जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, कि हमारे मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मंगा लिया, तो किसके लिए मंगा लिया? और जो रिपोर्ट वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं है, वो भाजपा कार्यालय में बैठ करके ही बनाई गई हुई रिपोर्ट है। उसमें ना किसी जस्टिस का साइन है, ना ही वो ऑथेंटिकेटेड है बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ने उसको रिफ्यूज कर दिया है कि ये तो रिपोर्ट मैंने बनाई ही नहीं है। तो सिर्फ आरोप लगा रही है केंद्र सरकार। काम की बात मैं बताऊं, ऑक्सीजन हो गया, बेड्स हो गए। दिल्ली में तो ऑलरेडी पहले से ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करा सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लखनऊ के हो, आप गाजियाबाद के हो, आप नोएडा के हो, आप कहीं के भी हो, अगर आप दिल्ली में जाकर के इलाज कराना चाहो और आपके पास पैसे नहीं हैं और सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सकते हो। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज करने से मना कर देता है, डायरेक्टली आप सीएम पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ये चीज पहले से थी। कोविड के टाइम पे दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लेकिन चूंकि अब हम यूपी में आ रहे हैं, तो आप लोगों को बताना ये जरूरी है कि हम यूपी में जब सरकार में नहीं भी थे तो हमने क्या किया। यहाँ पे भी हमने मेडिसिन प्रोवाइड कराई। आपको पहले ही बताया कि कोविड के समय में मोहल्ला मोहल्ले में जा करके हम लोगों ने मेडिसिन प्रोवाइड कराई, हेल्प किया, लोगों को अवेयर किया, राशन प्रोवाइड कराया। अभी फ्री राशन का मसला दिल्ली में भी चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि हर घर में जहाँ पे कोविड से किसी की मृत्यु हो गई, कोई देहांत हो गया किसी का, उस घर में कुछ समय तक मुफ्त में राशन जाए। उस ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज तक कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव पावर यूज करके उस जियो को, उस डिसीजन को खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट दिल्ली गवर्नमेंट ना ले। आप इतने इनसेंसिटिव हो गए हो कि आप वोट के लिए आप रैलियां करा सकते हो कोविड के समय में बंगाल में, लेकिन आप राशन नहीं बंटवा सकते, आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करा सकते,
आप मेडिसिन नहीं बंटवा सकते हो। संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ उनका इंटरव्यू आता है कि ऑक्सीजन की कमी तो वास्तविकता में यूपी में है, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स खुद भाजपा दे रही थी। और उस दौरान जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी और पॉलिटिक्स खेल रही थी, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने कंटिन्यूअसली काम किया, दिल्ली में भी और अन्य सभी जगहों पे जहां जहां पे हमारी कमिटीज हैं। सर ये सारी बातें बताने के लिए, हमारे यूथ तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिरी में मैं यूथ और रिप्रेजेंटेटिव्स और इन सब के पीछे जो होते हैं वो होते हैं वोटर्स, वो होती है आम जनता, में उनके लिए आखिरी आपका एक मैसेज चाहूंगी। वोटर्स से बस इतना सिंपल सा कहना है, आपके पास सबसे ज्यादा ताकत है, आप अपने राजा को नहीं चुनते हो, तो आप ये देखो कि कौन सा नौकर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है जो आपकी सेवा कर सके। अगर कल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी, हम आपके राजा नहीं है, हम नौकर हैं। तो आप अगर अपने यहाँ पे किसी को रखते हो सब्जी लाने के लिए भी, तो उससे 4 सवाल पूछते हो कि कहाँ तक पढ़े हो, कौन से जिले से आए हो, घर वाले क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं किए, इससे पहले कहाँ काम करते थे, पूछते हैं कि नहीं पूछते? बिल्कुल सर, पूछते हैं, बिल्कुल। बस इतना सा काम अगर वोटर्स इस देश से कर लें कि जिसको चुनने जा रहे हैं उससे पूछ लें कहाँ से आए हो, इससे पहले क्या करते थे, कहाँ तक पढ़े हो, घर वाले क्या करते थे, कहीं चोरी तो नहीं किए, कहीं अपराध तो नहीं किए, कहीं जेल तो नहीं गए, तो हमारे यहाँ आकर के हमारा टैक्स चोरी तो नहीं कर लोगे। बस इतना सा काम कर ले अगर वोटर इस देश का, तो अपने आप ढंग के लोगों को यहाँ पे आप इलेक्ट कर पाओगे, अपने ढंग के लोगों को आप यहाँ पे चुन करके बैठा सकते हो जो तुम्हारे लिए काम करे। थैंक यू वेरी मच निशांत सर, हमारे साथ लेक्स शॉर्ट्स पे जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। आप ऐसे ही सोसाइटी के लिए काम करते रहें, आपकी पार्टी सोसाइटी के लिए काम करती रहे और आप ऐसे ही खूब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन लेक्स शॉर्ट्स सर, और हमारे साथ बने रहिए लेक्स शॉर्ट्स पे फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।